छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित द्वितीय वीडियो में आपका स्वागत है। तो यह पार्ट 2 है जलवायु वाले वीडियो का। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा कर ली थी भारतीय मानसून एवं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जलवायु की। कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो बतानी रह गई थी, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और भारत के भूगोल से संबंधित भी कुछ तथ्य और कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो इस हिसाब से फिर जलवायु के संबंध में आपका कोई भी चीज़ शेष नहीं रहने वाला है ना। चलिए देखते हैं। जब हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे शीत ऋतु की। तो चलिए शीत ऋतु के बारे में ही बात करना शुरू करते हैं। जैसे मेंस में प्रश्न आया था कि शीत ऋतु के बारे में वर्णन कीजिए, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के बारे में वर्णन कीजिए। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं क्या क्या चीज़ें आपके उत्तर में होनी चाहिए बताने वाला हूँ। तो शीत ऋतु का महीना कहाँ से कहाँ तक होता है पहले बताना है कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु नवंबर माह से शुरुआत होकर फरवरी माह तक रहता है। शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में सबसे जो ठंडा स्थान है वह कौन सा, मेन पार्ट सरगुजा का है। यहाँ पर जो पार्ट प्रदेश एवं पहाड़ी इलाके हैं अपेक्षाकृत अधिक ठंडे होते हैं मैदानी इलाकों के बजाय। यह सारी चीज़ें आप शुरुआत करते हुए फिर आपको इसमें तथ्य लाने हैं कि शीत ऋतु में जो हवा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह होती है। इस समय शीतलहर दिसंबर और जनवरी के महीने में शीतलहर कुछ क्षेत्रों में चलती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में सुर्रा कहते हैं। तो एक तथ्य आ गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो शीतलहर चलती है दिसंबर और जनवरी माह जो है सबसे ठंडा होता है, उसमें शीतलहर जो चलती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सुर्रा। सुर्रा। हवा में आर्द्रता जो है वह दिन के समय 60 से 65% एवं शाम के समय 40 से 45% होती है। आर्द्रता की बात कर रहे हैं। तो यह सारे तथ्य को समाहित करते हुए आपको बताना है कि सबसे ठंडा जो महीना होता है वो जनवरी का शुरुआती महीना होता है। तो इस तरीके से सारे आपको डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ फॉर्म में अपने उत्तर को ड्राफ्ट करना है, ठीक है, सारे तथ्यों को समाहित करते हुए। तो यह है शीत ऋतु छत्तीसगढ़ के संबंध में सबसे ठंडा क्षेत्र, महीना, यह सारी चीज़ें आपको शुरुआत महीने से चालू करिएगा, कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। वैसे ही ग्रीष्म ऋतु की बात करें अगर, ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु का महीना छत्तीसगढ़ में मार्च से शुरुआत होकर जून महीने तक चलता है। इस मौसम में सबसे जो गर्म क्षेत्र है या गर्म स्थान है वह चांपा है, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। औसत जो तापमान होता है गर्मी के मौसम में वह 35 से 40 डिग्री तक होता है, लेकिन सबसे गर्म जो मई महीना होता है उसमें तापमान जो है 45 से 47 डिग्री भी पहुंच जाता है। इन सब बातों का पैराग्राफ फॉर्म में वर्णन करते हुए कुछ तथ्य भी डालने हैं, जैसे कि जो हवा की आर्द्रता होती है इस समय 30 से 40% होती है। हवा की जो आर्द्रता मतलब शुष्क मौसम होता है गर्मी के मौसम में भी, है ना। तो इस तरीके से सबसे गर्म क्षेत्र मैदानी इलाका होता है अपेक्षाकृत किसके, पार्ट प्रदेशों या पहाड़ी इलाकों के। इस प्रकार आपको पैराग्राफ फॉर्म में ड्राफ्ट करते हुए आंसर लिखना है। एक और बात, मई महीने और जून के शुरुआती महीने में यहाँ पर लू चलती है, रेतीली लू चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, झोला। स्थानीय भाषा में बोलेंगे झोला। तो यह सारे तथ्य अगर आप अपने उत्तर में डाल दें पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हुए या पॉइंट वाइज लिखते हुए, तो उसका अलग वेटेज पड़ता है और उससे नंबर भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सिद्धांत लिखते हुए पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हुए तथ्य का उसमें होना, ठीक है। तो यह हो गया ग्रीष्म ऋतु। महीने से चालू करते हैं, मोटा मोटी हम चालू करते हैं। सबसे गर्म क्षेत्र और अपेक्षाकृत कम गर्म क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र कौन सा है, औसत तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, ठीक है, हवा की गति कितनी है, यह सारे बात करेंगे। लू चलती, शीतलहर चलती, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये सारे आपके उत्तर में होने चाहिए, ठीक। तो यह हो गई छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सारी जो ऋतुएं हैं, मौसम है, उनके बारे में, ठीक है। अब मैं भारत के भूगोल के संबंध में कुछ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए, काफ़ी आवश्यक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक और बात रह गई थी, पश्चिमी विक्षोभ। जैसा कि मैंने कहा था भारत या छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा जो है वह ग्रीष्मकालीन मानसून से हो जाती है। बची हुई 10% जो वर्षा है वह लौटते हुए मानसून, जिसको हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, उससे होती है। साथ ही साथ उसमें उस 10% में किसका भाग भी होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा का भी भाग होता है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है,
यह लौटता हुआ मानसून का भाग नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये लौटते हुए मानसून का भाग नहीं है, मतलब शीतकालीन मानसून का भाग नहीं है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा तूफान है जो कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से, और कुछ भाग कैस्पियन सागर से। तो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से आने वाली नम हवा के कारण जो तूफान वाली स्थिति पैदा होती है, उससे उत्तर भारत के कुछ स्थानों में और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में वर्षा होती है, जिसे ही पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। सीधा तथ्य क्या है? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से आने वाली नम हवा के कारण उत्पन्न तूफान की वजह से भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा होती है। अब भारत का उत्तरी क्षेत्र बोला तो उसमें छत्तीसगढ़ भी समाहित हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। महीना याद रखना है, कौन से महीना? शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, महीना होगा दिसंबर जनवरी का महीना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। ये चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात जो आपको अपने उत्तर में अगर आप डालेंगे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा जांच करने वालों पे, है ना। ये सारी बातें आप नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठना है ना। चलिए हम बात करने वाले हैं किसी भी स्थान का तापांतर कितना होता है, मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। किसी स्थान के बारे में, मतलब भारत के अंदर आने वाले स्थान जिनको हम मोटे मोटे तौर पे देखेगा। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखते जाइए। यह भारत है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर दोनों तरफ सागर है और नीचे भी सागर है, मतलब तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, जो भी भाग तीन ओर से या समुद्रों से घिरा है, ये वाला पोर्शन, इसको प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। यह गंगा का मैदान और यह हिमालय है। तो सुनते जाइए। जितने भी इलाके समुद्र तट के आसपास होंगे, उसके दिन के तापमान और रात के तापमान में अंतर काफ़ी कम होगा, मतलब तापांतर जो है कम होगा। कहाँ पर? समुद्री क्षेत्र में। तो पहला बात कर लिया समुद्री क्षेत्र में या समुद्री तटीय क्षेत्र। दिन और रात के तापमान में अंतर काफी कम होगा, तापांतर कम होगा। दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने के साथ साथ जो मौसम है अलग अलग, जैसे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, उसमें भी तापमान का अंतर कम होता है। कहाँ पर? तटीय इलाकों में, समुद्र तट के पास जो है ना। क्योंकि सीधा बात यह है कि वाटर बॉडी जो होती है ना, उसके पास जो कोई स्थान है, उसमें रहने वाले मतलब जो क्षेत्र है, उसमें तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। मतलब दिन का तापमान और रात का तापमान में अंतर कम, और इवन शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी पाए जाने वाले तापमान में अंतर कम होता है समुद्री इलाके या वाटर बॉडी के पास में। ठीक। दूसरा हम बात करें मैदानी इलाके, या मैदानी क्षेत्र, मतलब यह वाला क्षेत्र जो बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बीच वाला भाग मैदानी क्षेत्र, और ये अरावली वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला भाग जहाँ पर समुद्र का तट नहीं है, वह वाला क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, और साथ ही साथ शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, मतलब तापांतर जो है, चाहे दिन रात की बात करें या शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के ताप में के अंतर में बात करें, दोनों में ताप का जो अंतर है वो ज़्यादा होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल बात करें, एक तटीय क्षेत्र की बात करेंगे, मुंबई में आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरे साल जो है तापमान लगभग एक जैसा होता है, 35 डिग्री, और गर्मी में पहुँच गया ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 डिग्री। कई बार वहाँ पर आप दिसंबर महीने में भी जाएंगे, जनवरी महीने में भी जाएंगे, तो वहाँ पर उतनी ठंड महसूस नहीं होती है जितना कि मैदानी क्षेत्रों में, है ना। तो यह एक एग्जांपल है। लेकिन वहीं किसी मैदानी इलाके में आ जाइए आप,
ठीक, जैसे हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई शीत ऋतु में बहुत ही ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्म। शीत ऋतु में लगभग तापमान हो जाता है 10 से 15 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु में तापमान पहुँच जाता है 45 के पार। तो देखिए कितना अंतर है, ठीक है ना। तो रीज़न यही है कि जो समुद्री इलाके हैं, मतलब जल निकाय के आसपास वाले क्षेत्र, पानी की वजह से पानी के तापमान जो है देर से गर्म होके देर से ठंडा भी होता है, यह एक कारण मान सकते हैं, ठीक। और जो मैदानी या स्थानीय क्षेत्र या होते हैं, थल जो क्षेत्र होते हैं, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके, ऊष्मा को जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी रिलीज़ भी कर देते हैं, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है, मतलब होता है, ठीक। तो यह है तापांतर क्षेत्र। और पर्वतीय इलाकों में भी जो तापांतर होता है वो कम होता है। जैसे हिमालय की बात करें, पूरे वर्ष भर बर्फ़ जमी होती है हिमालय के उत्तरी पहाड़ियों में, ठीक है। ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक, इधर हो गया, तो वहाँ पर पूरे वर्ष हिमालय में बर्फ़ जमी होती है। तो फिर से क्या, तापमान में कमी होगी, मतलब तापांतर कम होगा। दिन रात हो चाहे पूरे वर्ष हो, एक जैसा तापमान, मतलब ठंड ही रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में। तो सबसे अधिक तापांतर मैदानी क्षेत्रों में और सबसे कम तापांतर समुद्री क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में आपको याद रखना है। यह कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ और बातें पृथ्वी से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण, पृथ्वी से संबंधित देखिएगा। ये मैंने बना दिया पृथ्वी, ठीक। आपको पता है यह पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो एंगल ले लेंगे अगर, तो क्या माने इसको, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। ऐसा एक रफ डायग्राम समझ लीजिए। तो इस 23.5 डिग्री अपने अक्ष में झुके होने के कारण ही पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन बोलने का मतलब है मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन नहीं, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। तो इसका कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, यह कारण है, ठीक। अब इसका रीज़न भी देख लीजिए, पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कोई भी चीज़ें जो हम बताएंगे उसके पीछे आपको रटना नहीं पड़ेगा, पूरा कारण बताया जाएगा। तो देखते जाइए, यही क्लास की खासियत है हमारे, कि जैसे ऑफलाइन क्लास होती है जिसमें एक एक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, एक एक सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही हम सारी चीज़ें आपकी कवर करने वाले हैं। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा बोलोगे, मतलब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, अगर आप ऐसा सोचोगे तो देखिए, कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं पीएससी की प्रकृति जो है, तो उस स्थिति में आपको सारी चीज़ें हर पहलू पर बात करनी है और हर पहलू पे आपका प्रकाश जाना चाहिए और पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, यह पृथ्वी है और वह सूर्य के चारों ओर एक ऐसे पाथ पे परिक्रमा कर रही है सूर्य की। यहाँ पर मान लेते हैं एक सूर्य है ऐसा, ठीक है। तो जो पृथ्वी है यह कौन से आकार में बोल सकते हैं, दीर्घवृत्त के आकार में, इलिप्टिकल पाथ इंग्लिश में बोलेंगे उसको, इलिप्टिकल पाथ हिंदी में देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो पृथ्वी जो है एक इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, देखिएगा, रुक जाइए। हम एक काम कर लेते हैं कि बीच में ले लेते हैं सूर्य, ऐसा, ये बना लिया इलिप्टिकल पाथ, ऐसा। देखिए, घूर्णन परिक्रमा करने की जो पाथ है उसका, है ना, उसकी जो आकृति है वह वृत्ताकार नहीं है, वह एक दीर्घवृत्त या फिर इलिप्टिकल पाथ में ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। कौन, पृथ्वी। ये पृथ्वी मान लेते हैं। तो देखते जाइए, मान ले पृथ्वी की जो स्थिति है अभी यहाँ पर है, ठीक। और यह जो है
23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। तो अब एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यह जो क्षेत्र है सूर्य के पास है और यह जो क्षेत्र है सूर्य से दूर है। तो जब इस स्थिति में है सूर्य, तो यह वाले क्षेत्र में गर्मी और इस वाले क्षेत्र में ठंडी, क्योंकि ये दूर है, दिख रहा है ना, इधर झुका हुआ है, ऐसा झुका हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं इस स्थिति की कब, 21 जून वाली स्थिति। याद आई बात? वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब पृथ्वी यहाँ पर पहुँचेगी, पृथ्वी यहाँ पर जब पहुँचेगी तो अभी भी झुकी ऐसी झुकी हुई है, ऐसी ही झुकी है ना, ऐसे तो मुड़ेगी नहीं। तो ऐसी झुकी होने की वजह से अब यह वाला जो भाग है यह सूर्य से दूर है और यह वाला जो भाग है वो पास आ गया। देखिए यह वाला भाग जो पास आ गया, मतलब दक्षिणी गोलार्ध जो है पास आ गया सूर्य के और उत्तरी गोलार्ध जो है दूर चला गया। मतलब अब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी। कौन सी स्थिति है ये? यह स्थिति है 22 दिसंबर वाली स्थिति। ठीक, ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना गोलार्ध के अनुरूप। ठीक, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। अब दो स्थिति ऐसी है पृथ्वी की, जब पृथ्वी यहाँ पर और यहाँ पर अगर हो, तो इस स्थिति और इस स्थिति में जो पृथ्वी है वो सूर्य से समान दूरी पर होती है। समान दूरी पर होने की वजह से वह जो दो डेट आपको याद रखना है, एक डेट होता है 21 मार्च का, ठीक है, दिसंबर के बाद मार्च, मार्च के बाद जून, जून के बाद 23 सितंबर। यह जो 2 दिन है ऐसा, उसमें पृथ्वी की सूर्य से दूरी समान होती है और यहाँ पर दिन रात जो है समान होंगे, दिन रात समान, दिन रात समान। ठीक है, तो यह है एक कॉन्सेप्ट कि जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठंडी गर्मी या जो मौसम आ रहा है, मौसम आ रही है पृथ्वी में, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, उसका कारण पृथ्वी का अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, तो यह मैंने एक रफ डायग्राम के थ्रू, चाहे तो देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप शो कर सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन क्यों हो रहा है। पूछ सकता है आपको ऋतु परिवर्तन भारत में क्यों हो रहा है, तो अगर आप ये तथ्य डाल देंगे डायग्राम के साथ तो फिर देखिएगा उसका प्रभाव अलग ही होता है। फिर यही सारी चीज़ें टॉपर ले जाते हैं अलग से मार्क्स लेके, कि जो वो कहना चाहते हैं उसको डायग्राम के थ्रू बता दिया, या उत्तर में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे चेक करने वाले को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो क्यों, हाँ ठीक है एकदम क्लियर है ना। यही सारी चीज़ों के लिए हम आपको बिल्कुल गाइड करते रहेंगे हर एक टॉपिक में। तो ऐसे आप मुख्य परीक्षा में उत्तर अपने डाल सकते हैं। अब ये जो 4 जो मैंने तिथि बताई है उसे याद रखिएगा, जो हमने पहले भी देखी है। ठीक है, देखते जाइएगा। पहली जो तिथि मैंने बताई आपको कौन सी, 21 जून को, 21 जून। 21 जून वो है जिसमें भारत में बहुत गर्मी पड़ती है। मतलब देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून का समय वो है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा के ऊपर आने वाले जितने भी देश हैं वहाँ गर्मी पड़ेगी। जून का महीना, इसको बोलते हैं हम ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ग्रीष्मकालीन संक्रांति, इंग्लिश में नाम बोलेंगे इसका समर सोल्स्टिस। ठीक है, 21 जून। और क्या लिखेंगे इसमें, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध के देशों में गर्मी चलती रहेगी, जैसे भारत हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, जो भी जितने भी उत्तरी गोलार्ध में कंट्रीज़ आ रहे हैं वहाँ पर गर्मी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एग्जाम्पल बात करें अगर, तो वहाँ पर ठंडी चल रही है, इस समय शीत ऋतु चल रहा है। ठीक है, तो समर सोल्स्टिस बोलेंगे इसको। इसमें क्या होगा, अच्छा इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं ग्रीष्मकालीन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ठंडी है, तो ग्रीष्मकालीन क्यों बोल रहे हैं। देखिए यह जो लिया गया है समर सोल्स्टिस या ग्रीष्मकालीन संक्रांति, इसको उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में लिया गया है।
आगे भी आएगा शीतकालीन अयनांत, उसको भी मतलब सारे कॉन्सेप्ट को उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में लिया गया है। इस कारण जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है तो उसको ग्रीष्मकालीन संक्रांति कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में है। इसमें होगा क्या, जब गर्मी पड़ेगी या 21 जून का डेट जो है उसमें क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, दिन की जो लंबाई है वो बड़ी होगी और रात की जो लंबाई है वो छोटी होगी। अगला जो दिन आपको याद रखना है 21 जून के बाद, 21 जून के बाद एक जो डेट याद रखना है वो है 23 सितंबर। 23 सितंबर, 23 सितंबर को होता क्या है, अच्छा 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो है मकर रेखा कर्क रेखा पे लंबवत पड़ता है, ये मैंने बताया था आपको, है ना। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया है सूर्य, तो गर्मी पड़ेगी भाई, सीधी सीधी बात है, यह कॉन्सेप्ट है। 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य वापस दक्षिणायन होते 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 भूमध्य रेखा में आ जाती है, तो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है। 23 सितंबर की बात करेंगे तो जब भी सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में एक जैसा मौसम होगा। ठीक, एक जैसा मौसम होगा और दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। ठीक, और इसी कारण दिन और रात की लंबाई बराबर होने की वजह से इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। हिंदी में बोलेंगे, पहले लिख लेते हैं विषुव, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। और चूंकि सितंबर का यह जो महीना है यह शरद ऋतु होती है इस समय, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स। क्लियर, दिन रात बराबर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में एक जैसा मौसम, सूर्य पड़ रही है किस पे, भूमध्य रेखा पे लंबवत। इतनी सारी चीजें, इतने सारे कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, नोट करते जाइएगा। अगला जो डेट याद रखना है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर वो होता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भारत वाले क्षेत्र और उसे ऊपर आने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, ठीक है, यहाँ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इस सारी जगह पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है भाई, शीत ऋतु चल रहा होता है। 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, मतलब 22 दिसंबर में रात काफ़ी बड़ी होगी, रात की लंबाई बड़ी होगी और दिन की लंबाई छोटी होगी। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, मतलब जब भारत में, रशिया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ये सब जगह जब ठंडी चल रही है तो दक्षिणी गोलार्ध वाले देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर गर्मी चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। कब, ये दिसंबर वाले महीने में। और एक दिन आपको याद रखना है 22 दिसंबर, इसको बोलते हैं शीतकालीन अयनांत या विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, और यह वह दिन है जब सूर्य मकर रेखा, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध पे लंबवत पड़ रही है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, सीधी बात है। क्लियर हो रही सारी चीज़ें। अगली बात करें 22 दिसंबर के बाद जो अगला डेट आपको याद रखना है वो है 21 मार्च का। देखिए सारे जो डेट है, दो डेट तो आपको याद हो जाएगा कि भाई क्या 21 और 21 है, एक 23 सितंबर है और एक 22 दिसंबर है, मतलब 21, 22, 23, ये 3 दिन बस आपको याद रखना है। महीना कौन कौन सा, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, कौन सी बड़ी बात है ना। 21 मार्च फिर से वो स्थिति होगी जब सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होते 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 वापस किस पे आ जाएगा, लंबवत, भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा पे जब लंबवत होगा तो फिर से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक जैसा मौसम होगा, मतलब दिन रात की लंबाई बराबर होगी। और दिन रात की लंबाई जब बराबर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषुव। और चूंकि यह मार्च वाला महीना है, भारत में चल रहा होता है बसंत महीना, तो इस वजह से इसको बोलेंगे बसंत विषुव, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स नाम से भी क्लियर हो रहा है, इक्विनॉक्स। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको यह जानना ही चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो यह सारी चीज़ें जो आपको आवश्यक थी, और इतने सारे तथ्य अब आपके पास इन 2 क्लासों में हो चुके हैं कि जलवायु के संबंध में आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो प्री हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या मेंस हो, उसमें आप अपने उत्तर किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी प्रश्न आपको दूं इस टॉपिक के संबंध में, आप उसका उत्तर मुझे भेजेंगे और इसे पॉजिटिवली लेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। देखिए, दूसरों को बताने का फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा हम अपना ग्रुप बड़ा करेंगे, हम उतने अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कशन करके ही हमारा दिमाग ओपन होगा। हो सकता है आप किसी अपने दोस्त को बताएं तो उससे कुछ और चीज़ें जानने मिल जाए कि भैया हमको तो इसके बारे में और चीज़ें पता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझिए। तो मेरा आपसे यही एक एक्सपेक्टेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ा ग्रुप बनेगा तो हम अच्छे से और डिस्कशन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम आपको दे पाएंगे अपने जो भी पढ़ाए हुए टॉपिक है उससे संबंधित। ठीक है, तो इस संबंध में आप सारी चीज़ें अच्छे से नोट करिएगा, और इसके संबंध में जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको दूंगा, जिसका उत्तर आपको लिखना है। फिलहाल इस 2 वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखिएगा, और साथ ही साथ उसके तथ्य भी अलग से नोट करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेंस के नोट्स, एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स और एक फैक्ट बेस्ड नोट्स अलग बनेगा, जो आपको वैसा करते जाना है। ठीक है, तो सारे वीडियो देखते जाइए लगातार निरंतर होके, और कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।